Okay, we have started some of n terms of a GP, and yesterday we have done till example 12. Example 13 बहुत ही नाइस है और ट्रिक से होगा, and up to n terms we have to add. Up to n terms we have to add. Now the problem is it is neither an AP nor a GP. ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो भला फिर ऐड कैसे करें? हमें तो सम एपी को ऐड करना आता है और जीपी को ऐड करना हमने अभी सीखा है रिसेंटली। ये ना एपी है ना जीपी है, तो ऐड कैसे करें? अ ट्रिक विल बी यूज्ड। ध्यान से समझिएगा ट्रिक। क्या मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ? एंड अगेन आई हैव टू राइट अप टू n टर्म्स। ठीक, कॉमन लिया मैंने 5। ट्रिक 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9। क्या बेनिफिट हुआ इस ट्रिक से? देखो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। 9 की ब्रेकिंग, 99 की ब्रेकिंग, 999 की ब्रेकिंग, एंड टेल मी द नेक्स्ट ब्रैकेट। 10,000 माइनस 1 एंड द प्रोसीजर विल गो ऑन। अब कल वाला काम बताओ, क्या किया था कल हमने? ब्रैकेट क्या करो? अच्छा, और कुछ और अच्छे शब्दों में बात करो। रिदम, हर ब्रैकेट की पहली पहली टर्म अलग ऐड कर लो और हर ब्रैकेट की सेकंड सेकंड टर्म अलग ऐड कर लो। अब जो क्वेश्चन हम कर नहीं पा रहे थे, अब वो क्वेश्चन हम कर पाएंगे, बिकॉज पहले ब्रैकेट में कौन बैठा है? जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। और -1 यदि 2 बार होते -2 हो जाता, -1 यदि 3 बार होता तो -3 हो जाता, -1 4 बार ऐड होगा -4 हो जाएगा, -1 n बार ऐड करो -n हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन हो नहीं पा रहा था, हम उसे ऐड ही नहीं कर पा रहे थे। ना एपी का फॉर्मूला फिट बैठ रहा था ना जीपी का। ट्रिक लगने से अब तो कोई भी ऐड कर ले। बोलो, r is greater than 1, which formula should be used? a into r की पावर n minus 1 अपॉन r minus 1। अब हम यहां भी छोड़ सकते हैं, और बहुत सारे राइटर इसको आगे भी ले जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो 5/9 को अंदर भेज देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 9 एलसीएम लेकर 9 9 जा 81 कर देते हैं। तो अभी बुक में जहां तक है आप वहां तक इसको आगे प्रोसीड कर दो। मेरे हिसाब से तो ये भी स्टैंडर्ड आंसर है। कभी कभी तो वो कहते हैं कॉमन लो, आज कॉमन है, तो कभी कभी वो कहते हैं अंदर भेज दो। तो इतनी छोटी बात के मार्क्स नहीं कटेंगे। बट बताइए प्रोसीजर हमें जल्दी क्यों समझ में आया? प्रोसीजर क्योंकि कल हमने यही काम तो किया था, पहला पहला टर्म उठाना, दूसरा दूसरा टर्म उठाना, तो बन गई जीपी। ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ट्रिक याद रखिएगा।
क्या कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा 9 एलसीएम ले सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और 9 9 जा 81 कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा तो हम कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। तो ये 2 स्टेप और किए जा सकते हैं और कुछ हम नहीं कर पाएंगे। चलो मैं 1 मिनट का पॉज दे रही हूं, आप पहले ट्राई करो, क्या पता मुझसे पहले आप ही कर लो। अच्छा लगेगा टीचर से पहले करेंगे तो। पहला स्टेप 6 कॉमन, 0.1, 0.11, 0.111 एंड अप टू एन टर्म्स। दूसरा स्टेप 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। बस बन गया काम। वाई आई हैव सेड बन गया काम? Because 0.9 be written as 1 minus 0.1, 0.99 can be written as 1 minus 0.01, 1 minus 0.001, and the procedure will go on. Okay, 1 plus 1 plus 1, 3 बार 1 ऐड होता तो 3 आता। n ब्रैकेट है, हर ब्रैकेट के पास 1 है, तो we will get n. Take out minus common, और माइनस कॉमन लेते ही कौन है ये ब्रैकेट में? ब्रैकेट में कौन है? जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म है 0.1 और कॉमन रेशो भी है 0.1। पता कर लो कॉमन रेशो A2 अपॉन A1। पजल मत होना, आप कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे कि डायरेक्ट पता होना चाहिए। जिनके मन में कंफ्यूजन हो रहा है डेसिमल का, वो A2 को A1 से डिवाइड करके देख लो, डेसिमल हटाओ, छोटे बच्चों की तरह करके देखो, कोई इसमें शेम वाली बात नहीं है। बट ए और आर गलत मत कर देना। नाउ आगे प्रोसीड। अब आर इज लेस देन 1 तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? चलो यस, दोनों फॉर्मूले एक बार रिकॉल कराना बेटे। इस वाले में हमने लगाया, एंड पार्ट 2 में हम लगाएंगे बिकॉज आर इज लेस देन 1। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। ये तो बड़े आराम से एपी ऐड हो गई। ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 10, ये बचा 0.9, जिसको लिख सकते हैं 9 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल, अब ये जो 9 एलसीएम लेंगे, इसे पिछले बार की तरह ब्रैकेट के बाहर भेज दो और पिछली बार की तरह ब्रैकेट ओपन कर दो। 9 एलसीएम लेके 9 9 जा 81 कर दो, 9 इंटू एन 9n, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो। कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, लीव इट हेयर। क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, दिखाओ कैसे लिया कॉमन। हाँ, 0.6 इंटू 0.1, 0.06 होता है ना कि पॉइंट, अच्छा ये 1 है, ये 1 है 0.6 इंटू 1, 0.6 और 0.6 इंटू 11 0.66। 11 6 जस्ट देखो, 0.6 इंटू 11, 11 6 जा 66, एक डेसिमल से पहले पॉइंट, 0.66 कहाँ आ रहा है? करके देखो ब्रैकेट ओपन, ऊपर वाला ही आना चाहिए ना। डबल ट्रिपल 1 इंटू 0.6, 666, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल से पहले ही तो पॉइंट, एक डिजिट से पहले ही तो पॉइंट लगाओगे। कोई कंफ्यूजन है? दोनों एक जैसे हैं, है ना? एक होल नंबर था और एक डेसिमल नंबर है। कोई कंफ्यूजन है दूर कर लो, अभी तो बोर्ड पर ही है। दोबारा पूछ लो कोई भी स्टेप।
ओके, अब एक बीच में इजी आ गया। कल से हमने ट्रिक वाले करने शुरू कर दिए थे, अब एक बीच में इजी आ गया। मुझसे पहले ट्राई करें। टेल मी द नंबर। चलिए मुझसे पहले ट्राई करें, एक छोटी सी कोशिश। स्पेशल थ्री टर्म्स क्यों नहीं ली इन्होंने बेटा? Why they have not taken special three terms? प्रोडक्ट तो गिवन नहीं है, मैं क्यों फ्रैक्शन में लेके जाऊं? a अपॉन आर, ए आर। तो हम सिंपल टर्म्स लेंगे। नेक्स्ट थ्री कौन सी होंगी? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नेक्स्ट थ्री का सम 128 है, तो हो तो गया काम। टू अननोन, टू इक्वेशन, फाइंड ए एंड आर। और जब ए और आर आ जाएगा तब एस एन निकाल लेंगे। एस एन तो बाद की बात है। टू वेरिएबल, टू अननोन, टू इक्वेशन, ए कॉमन। एपी में हमेशा दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता था, जीपी में डिवाइड किया जाता है। अरे ये तो डिवाइड करके कुछ ज्यादा इजी काम हो गया भाई, बताना जरा। ए भी कैंसिल, ब्रैकेट भी कैंसिल। तो आई होप ये क्वेश्चन तो सबको बहुत इजी लगा होगा। सिक्सटीन एट जा, द वैल्यू ऑफ आर इज 2। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लगा? कल तो बेटे आपने प्लस माइनस लगाया था, आज क्यों नहीं लगाया हमने प्लस माइनस? क्योंकि डिग्री ऑड है। कल डिग्री 6 थी और पावर 6 में कल हमने प्लस माइनस लगाया था, क्योंकि कल कुछ ऐसा था आदवी का, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 6। तो हम आर केवल 2/3 नहीं दे सकते, क्योंकि -2/3 की पावर 6 भी वही आता है। आज पावर ऑड है। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ओके, नाउ क्या पूछा है? एस एन, आर इज ग्रेटर देन 1। तो इस फॉर्मूले में पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ आर, और आंसर एन की टर्म्स में ही होगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा S10 निकालो, S11 निकालो। दे आर आस्किंग द सम ऑफ n टर्म्स, तो आंसर में n तो होगा ही होगा। So you can leave the answer here. तो 14 तो हमें बहुत इजी मिल गया। 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम स्कूलों के क्वेश्चन पेपर में मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 देखा है। कोर की एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल 15 है, और कोर के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 15, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आश्रय समझ आ रहे हैं आपको सारे एग्जाम्पल? यस मैम।
लॉस कवर कर लिया मैम जो आपने बीच में ब्रेक लिया था? यस मैम, मोस्ट ऑफ कर लिया। चलिए अब जरा मुझे ये बता दीजिए, व्हाट इज एस, व्हाट इज पी, व्हाट इज कैपिटल आर? थोड़ा, हाँ थोड़ा और डिटेल में बोलेंगे हार्दिक, केवल सम प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ एन टर्म्स। भाई सम तो कितने टर्म्स का सम है? S8 है, ये S10 है, S11 है, S12 है, Sn है। P है तो कितने टर्म्स का प्रोडक्ट है? n टर्म्स का प्रोडक्ट है। Pn नहीं, अच्छा चलो Pn n टर्म्स का प्रोडक्ट है। कैपिटल आर है तो हर टर्म के रेस्ट, हाँ मतलब फॉर एग्जांपल ये जीपी है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, तो एस तो है इनका सम, कॉमा हटा के प्लस लगा दो। पी है इनका प्रोडक्ट, कॉमा हटा के प्रोडक्ट लगा दो। और आर है हर टर्म के रेसिप्रोकल का सम, अप टू एन टर्म्स, सब कुछ अप टू एन टर्म्स। बट हमें जीपी गिवन नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ व्हाट इज एस पी एंड आर इन दिस क्वेश्चन, एंड दिस वी हैव टू प्रूव, ये टू प्रूव है। ओके पहले मैं एस पी आर निकाल कर रख लूं, टू प्रूव की बात तो बाद में करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन के साथ साथ पेन नहीं चलेगा। मैंने 14 आपको कहा खुद कीजिए, 13 का पार्ट 2 भी मैंने कहा था खुद कीजिए, बट इसमें फुल कंसंट्रेशन से देखेंगे, क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है। ओके लेट जीपी इज ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म्स, और जब ये जीपी है तो एस एन क्या हुआ? एस एन क्या बनाना वो तुम्हें पता ही है, पी और आर बनाना है। पी क्या हुआ? ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब अप टू ए आर एन, ए आर एस टू पावर एन माइनस 1। चलिए कितने ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 5। एन ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब 2 ए मल्टीप्लाई होते हैं ए स्क्वायर आता है, 3 ए मल्टीप्लाई होते हैं ए क्यूब आता है, एन ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां कुछ बच्चे एन ए लिख देते हैं। एन ए कब आता है? जब ए ऐड हो रही हो, मान लो ए एन बार ऐड हो रहे हैं एन टाइम्स, तो एन ए आएगा। जब ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो ए की पावर एन आता है। तो ये छोटी छोटी बेवकूफियां नहीं करनी है। 3 जब एन बार ऐड होगा 3 एन आएगा, और 3 जब एन बार मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर एन आएगा। आगे बढ़ो, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब इसके पास तो आर है ही नहीं, इसके पास आर है, बेस सेम पावर्स आर एडेड। और ये कॉन्सेप्ट पिछली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 10 में आया था। कौन बैठा है आर के सिर पर? जीपी कैसे है? कॉमन रेशो बताओ, बताओ जीपी कैसे है? यस, आर के सिर पे कौन बैठा है? एपी। इस एपी की फर्स्ट टर्म 1। मैंने स्मॉल ए क्यों नहीं यूज किया फर्स्ट टर्म के लिए? स्मॉल ए तो जीपी की फर्स्ट टर्म है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 1, और इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स n किसने बोला? बाबू 1 से लेके n माइनस 1 तक कितनी टर्म्स हुई? 1 से लेके 3 तक 3 टर्म होंगी, 1 से लेके 4 तक 4 टर्म्स होंगी, 1 से लेके n माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म्स होंगी। कॉन्जिक्यूटिव है, कोई बीच में छोड़ी नहीं है। देखो ये मैंने उस दिन भी बेटा ऐसे ही बात की थी। अब ये मैं अब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 8 को ही होंगी, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव को ही है। बट यदि मैं कॉन्जिक्यूटिव ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 8 ही हो जाएंगी। यदि स्टार्टिंग 1 से हो और कॉन्जिक्यूटिव हो तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 8, लास्ट टर्म भी 8। बट नंबर यदि 1 से नहीं है और कॉन्जिक्यूटिव नहीं है
तो नंबर ऑफ टर्म्स भी अलग होंगी, लास्ट टर्म भी अलग होगी. नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, लास्ट टर्म इज 8. बट इन दिस केस लास्ट टर्म भी n-1 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी. कौन सा फॉर्मूला यूज करूं एपी ऐड करने के लिए? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला यूज किया मैंने. और डी वाला भी यूज कर सकते हो बेटा, आंसर सेम आएगा. जिसका मन है मैम हम तो डी वाला यूज करेंगे, प्लीज वो डी वाला यूज कर लेना. ये हमारा SN है, ये हमारा P है, ये भी 6 है. अब R की बात करते हैं. व्हाट इज R? हर टर्म के रेसिप्रोकल का सम. नाउ जज इट whether it is an AP or it is a GP. Judge it. बड़ा इजी है जज करना. GP A2/A1 और A3/A2 करके देखो, दोनों से कॉमन रेशियो 1/R आ रहा है. चलिए, इट इज अ GP जिसकी फर्स्ट टर्म और जिसकी कॉमन रेशियो. अच्छा, अब मुझे देखो, एक मैं ना सिंपल लॉजिक यूज कर रही हूं. यदि मेरे बताया हुआ लॉजिक आप यूज करना भूल गए, आंसर तब भी आ जाएगा. मैंने यहाँ ऑटो अब R-1 लिया, मतलब मैं मान के चल रही हूँ R 1 से बड़ा है. तो यदि R 1 से बड़ा है 5, 6, 7, 8, तो 1/R कैसा होगा? 1/5, 1/6, 1 से छोटा हो जाएगा. यदि मैं वहां 1-R ले लूं, R को 1 से लेस ले लूं, तो जो नंबर 1 से छोटे होते हैं उनका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाता है. तो मैं यहाँ फॉर्मूला चेंज कर रही हूँ, दूसरे वाला लगा रही हूँ. और यदि मैंने सेम फॉर्मूला लगा भी लिया, गलत क्यों नहीं होगा? आगे जाके मैं माइनस कॉमन लेके कट कर दूंगी, आंसर तो तब भी आएगा. ईमानदारी से बताओ, मेरी बात समझ आ रही है? यदि मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं भी किया तो माइनस कॉमन लेके कट के वही आंसर आ जाएगा. तो यहां मैंने R-1 वाला यूज किया, यहां मैं A इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n. अब मेरे पास यहाँ ज्यादा नीचे हो जाएगा, आप वर्टिकली कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कभी मत करो. चलो, 1 की पावर n, R की पावर n, 1 की पावर n 1 ही होता है. चलो, अब मैं दो काम एक साथ कर रही हूं, LCM एंड रेसिप्रोकल. अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ? ये ब्रैकेट इससे रिजेंबल हो गया और ये वाला ब्रैकेट इससे रिजेंबल हो गया. मान लीजिए मैंने यहाँ दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दिया होता तो मुझे इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके कट करना पड़ता, ब्रैकेट तो वही बन जाते. तो इट इज नॉट अ बिग डील कि ये स्टेप याद रखना बहुत जरूरी है. पक्का समझ आ रहा है? अब जरा एक बार SPR के आंसर्स को ध्यान से देख लो. अब मैं एक छोटी सी ट्रिक लगाने वाली हूं. यहां तक कोई, और ये मैं दोबारा भी समझा दूंगी, यदि आपको कॉपी करते हुए कहीं कोई भी कंफ्यूजन आया दोबारा कराऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही बहुत अच्छा. अच्छा, इन्होंने SN को S ही बोला है. टू प्रूव में SN के लिए इन्होंने कैपिटल S यूज किया है. S, P और R. क्या आपको तीनों बॉक्सेस अच्छे से क्लियर हैं? तीनों बॉक्सेस क्लियर हैं? अब सुनो ध्यान से. LHS से RHS बड़े आराम से आ जाएगी. LHS में मुझे P का स्क्वायर करना पड़ेगा और इस भयंकर R की पावर N लेनी पड़ेगी. R की पावर N, बड़े आराम से S की पावर N आएगा. मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली जो मैं कर रही हूं. मैं क्या करने वाली हूं सुनो. मैं इसका आंसर P स्क्वायर लाने वाली हूं. मैं इसका आंसर P स्क्वायर ले आऊंगी और फिर कह दूंगी कि जब इसका आंसर P स्क्वायर आ गया तो इट मींस आपने जो कहा था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया. मान लो राइटर कहता है x इंटू वाई को 2 लेके आओ और मैं x/2 को y ले आती हूँ प्रूव करते करते, तो मैं फिर क्या कहूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि जो आपने दिया वो हो गया प्रूव. अब ऐसा करने से क्या क्या फायदे होंगे, ऐसा करने से क्या क्या फायदे होंगे, देखो ध्यान से. सबसे पहला फायदा, पावर सेम होने के कारण n बाहर बैठ गया.
पी स्क्वायर और आर की, यदि मैं एलएचएस लेती तो दोनों की पावर अलग अलग होती, मुझे पावर एन सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती और मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती। दोनों की पावर सेम होने के कारण पावर तो गई बाहर, एस की वैल्यू अपॉन आर की वैल्यू मैं रेसिप्रोकल कर दूं क्या? कैपिटल आर की वैल्यू रेसिप्रोकल करके बोलिए, रेसिप्रोकल, और बिग ब्रैकेट के बाहर देखो जरा बेनिफिट तो देखो, कितना बेनिफिट हो रहा है बेटा, जबरदस्त बेनिफिट। वहां नहीं ऐसे कुछ कटिंग होएगी यदि मैं एलएचएस लेकर चलूंगी। फिर कह रही हूं एलएचएस से आरएचएस बनेगी, आप घर पे ट्राई करना, एक्सपोनेंट रिवाइज हो जाएगा। बट इससे बहुत सिंपल हो रहा है। बताइए क्या क्या बचा कुचा? बेस सेम, बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक। अब ठीक है, अब आप ये स्टेप मुझसे रह गया, आप ये स्टेप जहां मैं एरो लगा रही हूं वहां कीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दीजिए जरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दीजिए जरा। इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आप इसको लीजिएगा पी स्क्वायर को, और इट इज इक्वेशन 3। अब मैं इसकी जगह पी स्क्वायर लिख रही हूं यूजिंग व्हाट, यूजिंग व्हाट, इक्वेशन 2। अरे एग्जैक्ट पी स्क्वायर आ गया, पी के बाद मैंने पी स्क्वायर भी एग्जामिनर को वही निकाल के दे दिया कि भाई मेरा पी स्क्वायर ये है। अब मैं क्या कहूंगी, मैंने एस की पावर एन अपॉन आर की पावर एन को पी स्क्वायर प्रूव कर दिया, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हैंस प्रूव। तो ये मेरा बहुत छोटा काम हो गया। यदि मैं एलएचएस लेके चलती, पी स्क्वायर से आर की पावर एन मल्टीप्लाई करती, बिल्कुल एस की पावर एन आएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत के बाद। तो ये ट्रिक याद आ रह गई, वेल एंड गुड। नहीं याद रही तो आप एलएचएस में पुट करना, आरएचएस 100% बनेगी, और घर जाके कोशिश करने में क्या बुराई है। अभी आप ये वाला मेथड कर लीजिए। नाउ यू कैन राइट, ये क्वेश्चन बहुत टू गुड क्वेश्चंस में आता है। इक्वेशन 2, और ये इंफॉर्मेशन भी लिख ले तो अच्छा रहेगा। कॉपी करते हुए जहां भी माइंड में दिक्कत आए, कंफ्यूजन हो, दूर करो कंफ्यूजन, जस्ट ब्लैंक उससे कॉपी मत करना। एग्जाम्पल 16, यस एग्जैक्टली, क्लास 9th में चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन था। इसको आप x मान लेते थे, फिर 10x से मल्टीप्लाई करके डेसिमल आगे बढ़ा देते थे, फिर दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते थे, फ्रैक्शन में। बट आज ऐसे नहीं कर सकते, आज हम इसको क्लास 9th की तरह नहीं कर सकते।
तो फिर कैसे करेंगे सीखिए। इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बट क्लास 11 का प्रोसीजर आई कांट यूज। अच्छा, इसको जरा कैसे लिख सकती हूँ? 4 4 4 4, कितने 4? इनफाइनाइट 4। तो इसमें वो इजी वाला फॉर्मूला यूज होगा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करवाना। एक्सपेंडेड फॉर्म तो बचपन से सीख रखी है। 0.3 में क्या ऐड करूंगी? आगे आगे एंड अप टू इंफिनिटी। 0.3 जीपी में एडजस्ट नहीं हो रही है, 0.3 को बाहर रखो, लेकिन जो बाकी टर्म्स बची दीज आर इन जीपी। 4/100 कॉमन लेना है, ले लो। कॉमन लेने का मन नहीं है, मत लेना। बट 4/100 कॉमन लेके थोड़ा देखने में इजी जीपी लग रही है, वो भी जीपी है। इसकी फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/10। चलो भाई, कैसे ऐड करूं? a/1 माइनस r, और 0.3 को क्या लिख दूं? 3/10। बस एलसीएम, रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अरे यही तो क्वेश्चन है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कितना इजीली हो गया। काश हमें क्लास 9th में भी जीपी आती, क्योंकि बहुत बच्चों को ये वाले मेथड में बड़ी दिक्कत आती थी। ये जीपी से कितना इजीली हो गया। सच एन इजी क्वेश्चन। इनफाइनाइट जीपी वाले सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन मैच द आंसर। रीड एग्जाम्पल 17 ट्वाइस। 17 की वर्ड प्रॉब्लम मुझे 2 बार पढ़ो और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझाओ। क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल 17 में राइटर? स्पेस छोड़ दे हार्दिक, सब 17 पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है राइटर, बताओ। पहले महीने में 500 रुपए बचाए, दूसरे महीने में डबल, तीसरे महीने में, और
ये काम 6 महीनों तक चला। अब आप बेटा डायरेक्ट ऐसे नहीं करोगे, बताओ। आप सबको लैंग्वेज लिखनी आती है। आप लोग बचपन से सीबीएसई बोर्ड स्कूल में है, 9th 10th में आप हर वर्ड प्रॉब्लम को स्टेटमेंट में करते थे। क्या लिखोगे स्टेटमेंट? सेविंग इन द फर्स्ट मंथ ₹500 with unit, saving in the second month and continuing in the same manner, GP formed will be this. अब 6 महीनों में कितनी सेविंग की? 6 महीनों में कितनी सेविंग की? n/2, सॉरी, it is a GP, it is a GP. First term 500, common ratio 2, a into r की पावर n-1 अपॉन r-1, इतने रुपीस हो गई टोटल सेविंग पहले 6 महीने की। नाउ अब अगले 6 महीने में सेविंग कैसे की? देखो अगले 6 महीने का क्या रूटीन रहा, बताओ। क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। 500 रुपए प्रीवियस महीने से लेस। ओके, तो मतलब A7 मैं कैसे निकालूं? आई एम अनेबल टू कैलकुलेट द 7th टर्म। 7th महीने की सेविंग मुझे पता ही नहीं चल रही है। 7th मंथ सेविंग A6 - 500, इसका मतलब मुझे पहले इस जेपी S6 के बाद मुझे इस जीपी की छठी टर्म पता करनी पड़ेगी, मजबूरी। क्या है छठी टर्म? 500 इंटू 2 की पावर 5, दैट इज 2 की पावर 6, a इंटू r की पावर n-1। वो एक्सरसाइज है जो आपने मिस की है हार्दिक। चलिए 16,000 रुपए बचाए छठे महीने में, तो बताओ 7वें महीने की सेविंग बोलो। 500 रुपए कम, 11,000 कैसे? ओके, 8वें महीने की सेविंग, 9वें महीने की सेविंग, एंड दिस प्रोसीजर विल गो ऑन अगेन अप टू 6 टर्म्स। वो हो गई पहले 6 महीने की सेविंग, ये हो गई बाद के 6 महीने की सेविंग। आप लैंग्वेज लिख दोगे ना? क्या लिखोगे लैंग्वेज? सेविंग इन द 7th मंथ इतना, सेविंग इन द 8th मंथ इतना, एंड कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर। अब हमारी जीपी नहीं बनी बेटा, अब हमारी एपी बनी है। कॉमन डिफरेंसेस -500। तो इनको जब मैं ऐड करूंगी तो वो हो जाएगी नेक्स्ट 6 महीने की सेविंग, नेक्स्ट 6 महीने की सेविंग, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टर्म ले रही हूं। तो n/2, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको जो ऐड करके आएगा वो अगले 6 महीने की सेविंग है, और इसको जो ऐड करके आएगा वो पहले 6 महीने की सेविंग है। तो पूरे साल की सेविंग इन दोनों बॉक्सेस को लास्ट में ऐड कर देंगे। ये तो खैर ज्यादा इजी है, बट क्वेश्चन अच्छा बनाया इन्होंने। पहले 6 महीने में जीपी बन रही है सेविंग की, और बाद के 6 महीनों में एपी बन रही है सेविंग की। तो एपी जीपी का गुड कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। नाइस क्वेश्चन। टेक योर टाइम, तसल्ली से करो, प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। रफ काम नहीं करेंगे, ये रही जीपी, ये रही एपी, ये रहा ऐड, ये रहा ऐड, रफ काम नहीं करेंगे। यस, 18 समझिए। आपको लगेगा जैसे देखा देखा हुआ है, बट काफी डिफरेंट है उससे। पहले सब्सटेंस 64 ग्राम था, फिर डीके होके
32 ग्राम रह गया। कितने घंटे लगे डीके होने में? 8 घंटे लगे। फिर डीके होकर 16 ग्राम रह गया। कितने घंटे लगे डीके होने में? 4 घंटे लगे। फिर डीके तो समझते हैं ना, टूट के जब वो मटेरियल कम हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर वो रह गया 8 ग्राम। कितने घंटे लगे? 2 घंटे लगे। एंड द प्रोसीजर विल गो ऑन। अब मैं बिना लैंग्वेज के करूंगी और ML अग्रवाल की लैंग्वेज टू गुड है, आप लैंग्वेज के साथ करेंगे। ओके, कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होते होते क्या हो जाएगा? जीरो। मुझे यहाँ जीरो नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखते हैं, कोई ना कोई टाइम ऐसे आएगा जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा, n मतलब तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, आठवीं टर्म, इनफाइनाइट टर्म, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब लास्ट टर्म जीरो हो जाएगी। लास्ट टर्म जीरो क्यों ली मैंने? फिनिश हो जाएगा। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने इसके लिए? कितने घंटे लगेंगे? नन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स, मतलब 0 ग्राम बचा, 0 ग्राम। ठीक है, लेकिन इस जीपी का कुछ यूज ही नहीं है। हमें ये कोई बताना है इसमें। और देखो, यदि ये होता 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तब तो हम इससे करते, बट यहाँ पे टाइम अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे नाउ, ये जो टाइम है ये भी जीपी में है, ये भी जीपी में है। यदि मैं ये वाला टाइम ऐड कर दूं तो मुझे पता चल गया कितने घंटे बाद सब्सटेंस जीरो रह जाएगा। भाई 32 ग्राम होने में 8 घंटे लगे, 16 ग्राम होने में 12 घंटे लगे, 8 ग्राम होने में 14 घंटे लगे, तो 0 ग्राम होने में इनका क्या करना पड़ेगा? टोटल सम A/1 माइनस R। एग्जामिनर को ये जरूर बता दिया करो A और R। तो बस ये जो आया वो आंसर है। इट मींस इस क्वेश्चन में इस जीपी का कोई यूज ही नहीं है। हाँ, इस जीपी से ये तो पता चला कि इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट टर्म्स लगेंगे इसको सब्सटेंस को जीरो होने में। हाँ, कैलकुलेशन में इस जीपी का जरा भी यूज नहीं है। बट हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, एक बार ML अग्रवाल की लैंग्वेज। रीड कर लो, चलो लैंग्वेज चेक घर पे कर लेना, जिनके ट्यूशन में टाइम है वो अभी कर लो। होमवर्क बताना मुझे, कल कितना दिया था होमवर्क? ओनली 10? ओनली 10 दिए थे, क्यों? अच्छा, ठीक, रिपीट करने के लिए दिए थे। ओके, तो आज भी मैं ओनली 10 ही दे रही हूँ। 10 क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रिपीट। आप ढूंढना अच्छे एग्जाम्पल, मैं नंबर नहीं दे रही हूँ। रफ नोटबुक में, फेयर में मत करना, रफ नोटबुक में अच्छे एग्जाम्पल रिपीट एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आर द होमवर्क। जिनके पास टाइम है वो 18 अभी कर लो।